हेलो दोस्तों कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए इसका ये पार्ट 1 है, चैप्टर फर्स्ट है। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। देखो, एक फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सोरियो, उन्होंने 4 चित्र बनाए थे, उनकी एक श्रृंखला बनाई थी। 4 चित्र यानी कि 4 चित्र बनाए थे, ठीक है। जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। इनकी पहला कौन सा था चित्र? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, जिसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के जो स्त्री और पुरुष हैं एक लंबी लंबी सी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप में प्रदान किया गया है, यानी कि स्वतंत्रता को महिला के रूप में प्रदर्शित किया गया है। क्या आप बता सकते हो? अब ये महिला जो है ना, ये जो महिला है ना, एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल ले रखी है, कुछ इस प्रकार से खड़ी होगी, जिसमें इसने एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल ले रखी है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकार का घोषणा पत्र, और दूसरे हाथ में मनुष्य के हाथ। कुछ इस प्रकार से आप देखना अपने एनसीईआरटी में, आपको कुछ इस प्रकार से ऐसी महिला बनी हुई दिखेगी। फिर नेक्स्ट आता है जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं, और नीचे यानी कि जैसे वो महिला ऐसे खड़ी होगी और कुछ ऐसी होगा जहाँ पर नीचे जो है निरंकुश यानी कि ऐसे सरकार या शासन जहाँ सत्ता पर कोई अंकुश ना हो, यानी कि कोई सत्ता की सीमा ही ना हो, वो चाहे जैसे भी चाहे अपने देश को चला सकता है, ठीक है। तो ऐसे उसके जो निरंकुश संस्थाएं हैं उनके ध्वस्त जो है वो अवशेष वो ऐसे ऐसे नीचे ज़मीन पर बिखरे हुए हैं। यह चित्र एक कल्पनादर्श है। क्या है? कल्पनादर्श, यानी कि कल्पना की गई वाली चित्र है। ये एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो। यानी कि कल्पना आदर्श क्या होता है? ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श यानी कि इतना डिसिप्लिन हो, इतना अच्छा हो कि उसको साकार होना मतलब लगभग असंभव हो जाता है। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपना नजरें जगाए हुए हैं। आप एक बार एनसीईआरटी की बुक्स में ये देख लेना, फिर आप मैच करना, जो मैं बोल रही हूँ वो वही सब लिखा है जो उस चित्र में डिफाइन किया गया है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रपति एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। अब ऐसे कौन सा राष्ट्रवाद था जिससे भारी परिवर्तन हुआ? इन परिवर्तनों से यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। अब ये राष्ट्रीय राज्य होता क्या है? राष्ट्रीय राज्य वह राज्य जहाँ लोग निम्न कारकों से जुड़े हुए हो, जहाँ लोगों की समान बोली हो, समान इतिहास हो, समान संस्कृति आदि। यानी कि राष्ट्रीय राज्य जहाँ पर सब कुछ समान हो, समान एक जैसी भाषा बोली जाती हो, एक जैसा इतिहास हो और एक जैसी संस्कृति हो, तो वो होता है राष्ट्रीय राज्य, ठीक है। अब आता है जनमत संग्रह। अब ये जनमत संग्रह क्या होता है? तो जनमत संग्रह होता क्या है? तो एक प्रत्यक्ष मतदान यानी कि मतदान का मतलब होता है वोट, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ये एक प्रकार का मतदान, प्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसके जरिए जो भी लोग हैं ना क्षेत्र के, तो उनसे पूछा जाता है कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या फिर ना करें। तो यहाँ पर लोगों की ज़्यादा चलती है जनमत, क्योंकि जनमत नाम से समझ लो, जन का मतलब होता है जनता, तो ऐसा प्रस्ताव, मत यानी कि वोट देकर जनता बताती है कि इसको स्वीकार करना है अस्वीकार करना है, ठीक है। अब फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार।
राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यानी कि राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्र के प्रति भावना जागना। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति भावना जगाना ही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जब फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, तब उसके बाद पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई। अभी फ्रांसीसी क्रांति कैसे थी और क्या थे इसके कारण? तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में हो गई थी। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई ना 1789 में, तो 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो जब इससे पहले ना सत्ता जो राजा के पास थी, लेकिन जब क्रांति के बाद ना अब सत्ता नागरिकों के पास आ गई थी। अब आते पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बदल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए बदलाव, यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों थी? तो फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, फ्रांसीसी क्रांति के पहले क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ, तो इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए बदलाव। तो सत्ता राजतंत्र से लोगों के पास आ गई। इनकी पहला फ्रांस का राजा कौन था? लुई सोलवा। जब फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मारा गया, तब सत्ता जो थी वो राजा के पास आ चुकी थी। सत्ता किसके पास आ गई थी? हमारे राजा के पास। मतलब पहले तो राजा के पास थी सत्ता, अब हमारे हाथों में आ गई सत्ता। नया राजध्वज यानी कि नया झंडा लहराया गया और सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। यानी कि ऐसा नहीं किया गया कि इसको कि अमीर है या फिर ये हमारे देश की रक्षा करते हैं तो इसको अलग अधिकार दो, ये अमीर है तो इसको अलग अधिकार दो। ऐसा नहीं था। जब ये शायद से तब हो सकता है जब फ्रांसीसी क्रांति ना हुई हो, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो थे ये सब खत्म कर दिया गया था, सभी को बराबर अधिकार मिले थे। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया, यानी कि सामान को ले जाने, देखो फ्रांसीसी क्रांति के पहले क्या होता था कि सामान को लाने और ले जाने में बहुत भारी भरकम टैक्स शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब इस प्रथा को भी ख़त्म कर दिया गया था। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। नई स्तुतियाँ यानी कि नई नई चीज़ें लाई गई, शपथ ली गई, और जो शहीद हो गए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उनके क्या करा? गुणगान का मतलब अच्छी अच्छी बातें की गई। भार तथा नापन की एक समान व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, फ्रेंच का राष्ट्रीय भाषा, और फ्रेंच जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया था। ठीक है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी कि जो स्टेट जनरल होते थे, स्टेट जनरल जो होते थे, उनका चुनाव अब कौन करने लगा? नागरिकों के समूह करने लगा, जिनका पहला नाम स्टेट जनरल था, लेकिन अब जो है नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी क्रांति का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों के निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यानी कि क्रांतिकारी कौन? क्रांतिकारी वही लोग जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में लड़ा, अपना योगदान दिया, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में क्रांति करी, उन्हें क्रांतिकारी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने घोषणा करी थी कि जो फ्रांसीसी राष्ट्र है वह चाहते थे कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों के निरंकुश शासकों से मुक्त कराया जाए। निरंकुश यानी कि वही शासक जिन पर कोई भी अंकुश ना लगाओ। ठीक है, तो पूरे यूरोप को उन सब से मुक्त कराया जाए, यही उनका लक्ष्य था। फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल का फायदा नेपोलियन ने उठाया था। अब ये नेपोलियन कौन था? और वह फ्रांस का अध्यक्ष बन गया था। यानी कि जब ये फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, जब जो सत्ता थी वो राजा के हाथ से निकलकर जनता के पास आ गई, तो ये जो उथल पुथल मच रही थी, तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? नेपोलियन ने। अब कैसे उठाया? और वही जो है अध्यक्ष बन गया। अब देखो फ्रांस यानी कि लुई सोलवा के जाने के बाद कौन अध्यक्ष बन गया? नेपोलियन। याद रखना, नेपोलियन क्या बन गया? राजा। 1804 की नागरिकता संहिता एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है कि नेपोलियन की विधि संहिता बताओ या फिर 1804 में लागू की गई नागरिकता संहिता को बताओ। तो देखो हुआ क्या, 1799 में नेपोलियन संहिता आई
और 1815 में वाटरलू युद्ध की लड़ाई हुई, जिसमें क्या हुआ, नेपोलियन की हार हो गई। 1799 में क्या हुआ था, 1799 में नेपोलियन सत्ता में आया, लेकिन 1815 में वाटरलू युद्ध के दौरान नेपोलियन की हार हो गई थी। अब ये विधि संहिता थी क्या, इनकी नागरिक संहिता या फिर विधि संहिता थी क्या? तो 1804 की नागरिक संहिता था क्या, तो इसमें था जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। यानी कि पहले क्या होता था, जो लोग अमीर घर में पैदा होते थे उन्हें पहले से ही विशेष अधिकार मिल जाते थे, लेकिन अब क्या था, जो अमीर लोगों में पैदा होते थे तो उनके जो विशेष अधिकार थे वो सब खत्म कर दिए गए। कानून के समक्ष सभी को बराबरी मिली, यानी कि ऐसे नहीं कि कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा कानून ज़्यादा देखेगा, लेकिन जो गरीब है उनको कानून नहीं देखेगा। संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित किया गया, यानी कि जो जिसकी संपत्ति है वो उसी की संपत्ति है। ऐसा नहीं कि गरीबों की संपत्तियों पर अमीरों का हक हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं प्रशासनिक विभाजनों को स्वतंत्र बनाया गया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। किसानों को भूदासत्व और जागीरदारों शुल्कों को खत्म कर दिया। यातायात तथा आवागमन में सुरक्षा किया। तो ये सारे चेंजेस क्या करा था, ये सारे चेंजेस किसने करे थे, नेपोलियन ने करे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो थी आम जनता, यानी कि नेपोलियन अब किसी से भी शुल्क नहीं ले रहा था, चाहे वो अमीर हो या फिर चाहे वो गरीब हो, किसी से भी शुल्क नहीं ले रहा था। अब देश को तो चलाने के लिए शुल्क कहीं ना कहीं से तो चाहिए। अब देखो नेपोलियन जिस भी राज्य का शासक था उसके लिए तो नेपोलियन राजा था, भगवान के रूप के था, लेकिन जिस पर नेपोलियन ने कब्जा कर रखा था उन्होंने उसको नर्क बना रखा था। यानी कि इतने भारी भरकम टैक्स लेता था उन कब्जे वाले शहरों से कि उन्होंने भी नेपोलियन के खिलाफ क्रांति तक शुरू कर दी थी। तो देखो, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों के फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। नेपोलियन शासन की समानताएं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया था, कर बढ़ा दिया था, सेंसरशिप लगा दिए थे, लोगों को जबरन फ्रांस की सेनाओं में भर्ती करा दिए। जबरन मतलब जबरदस्ती भर्ती करवा दिए। तो ये सब करा था उसने, जिन इलाकों पर उसने कब्जा कर रखा था कि भारी भरकम टैक्स लगा देता था, सेंसरशिप लगा देता था, और कभी कभार जो गांव के या फिर जो भी लोग होते थे उसे अब सेना के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो क्या करता था, सेना के लिए लोगों को क्या करता, जबरन भर्ती कर देता था, ठीक है। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, तो मध्य की 18वीं शताब्दी में कोई भी राष्ट्रीय राज्य नहीं था, यानी कि 18वीं शताब्दी में कोई भी राष्ट्रीय राज्य नहीं था। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे। निरंकुश यानी कि जो पूर्वी और मध्य यूरोप जो थे वो एक राजा जिस पर कोई भी अंकुश नहीं था उसके अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वह अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी संगठन का भागीदार नहीं मानते थे, क्योंकि राष्ट्रीय राज्य में था जब वो उनकी एक सामूहिक पहचान होती थी, क्योंकि तब तक राष्ट्रीय राज्य आया नहीं था, इसलिए। ठीक है, वह अलग अलग भाषाएं बोलते थे, विभिन्न जातियों के समूह भी थे, ठीक है, यानी कि उनकी कोई पहचान नहीं थी पहले, लेकिन धीरे धीरे उनकी पहचानें भी बनने लगी थी। जैसे उदाहरण के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य, जर्मन भाषा बोलने वाला था ऑस्ट्रिया हंगरी, और एक इतालवी भाषा बोलने वाला था, तथा फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया हंगरी में। तो यहाँ पर हम अपना पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जल्दी मिल जाए। बाय बाय।